नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुरादाबाद में कुदरगी के थाना इलाके के इमरतपुर सिरसी मार्ग के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक अज्ञात का शव मिला। कई दिनों से रेलवे ट्रैक के किनारे शव पड़ा हुआ था। युवक की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शव की शिनाख्त में जुट गई। वहीं बुलंदशहर थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की नरसल घाट चौकी प्रभारी सोबरन सिंह ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग के दौरान यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए और यातायात के नियमों का पालन न करने वाले को हेलमेट चालकों को गुलाब देकर हेलमेट उपयोग करने के लिए उन्हें जागरूक किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला किया है। संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास नकली पहलवान हैं। आपको बता दें कि संजय निषाद ने इस दौरान ये दावा किया कि समाजवादी पार्टी मुरादाबाद स्थित पंचायत भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने निशाना साधते हुए सपा के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव के जमाने में समाजवादी पार्टी थी। मुलायम सिंह यादव के पास अखाड़े के पहलवान थे, अब अखिलेश यादव के पास भाड़े के पहलवान हैं। अब बहुत देर हो चुकी है, कुछ नहीं होने वाला। अभी मैंने मंडली समीक्षा की थी, उसमें ढेर सारे लोगों को पता चला कि 90% मछुआरों को इस हमारे मत्स्य विभाग से मिल रहा और धन्यवाद देना था अधिकारियों को। आधे कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, उसमें हम काम कर रहे हैं। नेताजी, कोई बाधा तो नहीं आ रही है? नहीं, बाधा है, निश्चित रूप से बाधा है कि अभी हमारा गांव का व्यक्ति जो दूर दराज में है उसे फार्म भरने में दिक्कत थी, तो इसलिए हमने पोर्टल ऐसा बनाया जो मोबाइल पे खुल जाए। और इनको इसीलिए बुलाया हूँ, हर ब्लॉक से इन्हें इसीलिए बुलाया हूँ, जाकर मीटिंग करेंगे, ब्लॉकों के माध्यम से गांव में जाएंगे और जिनसे में जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें अनुदान दिया जाए कि महिला को 60% है। और उसमें कहाँ पर क्या बाधा आ रही है? आरक्षण पर बाधा देखिए 70 साल से 70 गुना है। पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी, सपा बसपा के सहयोग से रही थी, जिसमें नोटिफिकेशन हुआ था कि केवट मल्ला मझवार है, कश्यप और धीवर जो है। वहीं उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने अमित शाह पर पलटवार किया है। संजय राउत ने मणिपुर घटना को लेकर अमित शाह से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर बात करनी चाहिए। मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, वहां की हिंसा क्यों नहीं थमी। 4 सवाल जो अमित शाह ने पूछे, उनका चिंतन बीजेपी को खुद करना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यह गलत है, लेकिन आप दे रहे हैं। हत्या देश के गृह मंत्री सबसे पहले अमित शाह जी ने देश की जो कानून लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मणिपुर में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। इतने बड़े 2 पुरुष है ना, ये गुजरात के नेता है देश के, तो मणिपुर की हिंसा अब तक क्यों नहीं थमी? महाराष्ट्र के साथ और राज्यों में दंगे की स्थिति है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर में जवानों की हत्या क्यों हो रही है? इस बारे में आप अगर बात करें तो देश आपकी बात सुनेगा। महाराष्ट्र में आकर आप 20 मिनट का भाषण करेंगे और 20 मिनट में 7 मिनट आप उद्धव ठाकरे और शिवसेना के ऊपर बात करेगा। यहाँ की जनता सुनने वाली नहीं है। 4 सवाल जो अमित शाह जी ने पूछे हैं उसका चिंतन खुद भारतीय जनता पार्टी ने किया। वह भारतीय विदेश नीतियों के उद्देश्य और विशेषताओं पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा और सूडान में ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से लोगों को वापस लाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोई भी देश का व्यक्ति जो बाहर फंसा है, हमें उन्हें वहां छोड़ना नहीं है। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो, भारत सरकार उन्हें बचाने आएगी। पिछले साल जब यूक्रेन में जब
युद्ध शुरू हुआ, हमारे करीब 20,000 विद्यार्थी जो थे वो वहां फंस गए और ऑपरेशन गंगा के तहत हम सब लोगों को वापस घर ले आए। कुछ हफ्तों पहले ऐसे ही एक दूसरे देश में, सूडान में, वहां आपसी लड़ाई शुरू हुई और उसमें भी करीब हमारे 5,000 नागरिक जो हैं वो लड़ाई के बीच में फंस गए थे। वो अपनी रोजगारी के लिए गए थे वहां और उनको ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से हम घर ले आए। तो ये जो ऑपरेशन जो हैं ये दर्शाता है कि हम जो हैं अपनों की चिंता कर। ये सरकार जो है, कभी मोदी जी का ये बहुत दृढ़ विश्वास है कि कभी भी हमें किसी भी भारतीय नागरिक को जो बाहर, देश के बाहर संकट में हो, उसको वहां छोड़ना नहीं चाहिए। उसको विश्वास होना चाहिए कुछ भी हो भारत सरकार उसको बचाने के लिए। कि पिछले साल जब वहीं आगरा में एक पति ने पत्नी से अलग होने के बाद उसे बदनाम करने के लिए शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। बता दें, महिला के अपार्टमेंट के नीचे उसके अश्लील पोस्टर चस्पा कर दिए। पोस्टर पर पति का नंबर भी लिख दिया। उसे लगातार धमकियां दे रहा है। पोस्टर चस्पा करते हुए सीसीटीवी कैमरे में व्यक्ति जो है वो कैद हो गया। महिला ने मामले में डीसीपी विकास कुमार से शिकायत की। बल्केश्वर की रहने वाली महिला बता रही है, उसका कहना है कि 2012 में उसकी शादी ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी रिंकू गुप्ता के साथ हुई थी। रिंकू ने उस समय बताया था कि वो उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। बाद में पता चला कि उसने अपने पत्नी को जेल भिजवा दिया था। शादी के बाद से वो उसे परेशान करने लगा। शराब पीना और सट्टा खेलने का आदी है उसका पूर्व पति। इसके चलते वो 6 साल से उससे अलग अपने मायके में रह रही है, मगर उसके बाद भी वो उसे परेशान कर रहा है। उसके मोबाइल पर धमकी और गंदे गंदे मैसेजेस भेज रहा है। इतना ही नहीं, इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो अश्लील तस्वीरें चिपकानी शुरू कर दी। मैं अपने घर में रह रही हूँ 6 साल से। गंदे गंदे मेरे पोस्टर लगाता है, इतने गंदे पोस्टर लगाता है और मुझे बदनाम कर रहा है कि मैं धंधे वाली हूँ और उसमें मेरा फ़ोन नंबर डाल रहा है। उसमें उल्टे सीधे नंबर आते हैं और मेरी लड़की है 16 साल की। मैं उसके साथ निकलना दुश्वार हो गया। मैं घर से निकल नहीं पा रही हूँ। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं अपनी लड़की को लेकर आत्महत्या कर लूँगी। हमें बहुत परेशान। इनके द्वारा दिए गए तहरीर पर थाना कमला में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी जांच की जा रही है और विधिक निस्तारण जल्द से जल्द उस मुकदमे का किया जाएगा। इनके द्वारा दिए गए तहरीर पर थाना कमला। वहीं आगरा पुलिस की विश्व पटल पर चर्चा और सराहना हो रही है। पेरू देश की एम्बेसी ने आगरा पुलिस के लिए एक प्रशस्ति पत्र भी जारी किया। इसमें पुलिस ने नेक कार्य की सराहना की गई है। पेरू की महिला मथुरा वृंदावन में झुलस गई थी। महिला का इलाज एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। इस दौरान पुलिस ने महिला की तीमारदारी की। एम्स में भी महिला का इलाज कराने में मदद की। महिला अब ठीक हो चुकी है। पेरू एम्बेसी ने आगरा पुलिस का आभार जताया है। डीसीपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि पेरू एम्बेसी की ओर से शनिवार को पेट्रिशिया सोफिया के बेहतर उपचार, देखभाल समेत दूसरी मदद के लिए धन्यवाद बोला गया है। पेरू एम्बेसी ने आगरा पुलिस के कार्य की सराहना की है। यह आगरा पुलिस के लिए गर्व की बात है। एक पेरू की रेसिडेंट थी जो वृंदावन में आग लगने के कारण वो घायल अवस्था में आ गई थी। उनको तत्काल यहाँ एसएन मेडिकल अस्पताल में रेफ़र किया गया। चूँकि वहाँ की नागरिक थी वो, तो पेरू एम्बेसी से यहाँ हमें सूचना मिली थी। हमने अपने पूरे पुलिस तंत्र को इसमें एक्टिव किया और मानवता के आधार पे हमारे एसओ और हमारे एसीपी वहाँ मौके पे पहुँचे, साथ में उनकी पूरी टीम पहुँची और हमने इनके इलाज में पूरी तरह से सहयोग किया और भगवान की इच्छा और डॉक्टर के प्रयास से उनका सफल इलाज हुआ और यहाँ से वो उच्चतर एम्स के लिए रेफ़र की गई। ये पूरा का पूरा आगरा पुलिस ने कार्य मानवता के आधार पर किया था। वहीं यूपी के बुलंदशहर में 10 थाना प्रभारी, 2 निरीक्षक थाना अध्यक्षों का एसएसपी श्लोक कुमार ने ट्रांसफर किया है। सुभाष सिंह को प्रभारी निरीक्षक थाना सयाना से हटाकर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर बनाया गया है। आपको बता दें कि वहीं राठौर सिंह को निरीक्षक थाना खुर्जा
से हटाकर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात बनाया गया। सुनील कुमार सिंह पीआरओ एसएसपी के यहां से हटाकर प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जानगर का पदभार उन्हें दिया गया है। वहीं रायबरेली जिले में लाख कोशिशों के बावजूद भी हर्ष फायरिंग का मामला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अवैध असलहे से युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मेरुई गांव का बताया जा रहा है, जहां एक युवक अवैध तमंचे से फायरिंग कर रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस विभाग में इस वीडियो के सामने आने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं रायबरेली में ट्रेन से कटकर अज्ञात अधेड़ महिला की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि महिला के शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के चंपा देवी मंदिर रेलवे क्रॉसिंग के पास का है, जहां सुबह एक अज्ञात अधेड़ महिला का शत विषित शव रेलवे लाइन की पटरी से बरामद हुआ है। वहीं कन्नौज से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के सराय दौलत में रोडवेज बस से कुचलकर युवक की मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया और सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं एमपी के उज्जैन में कल शाम को नगर निगम की मासूम बच्ची की हत्या के आरोपियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। वहीं इस दौरान कार्रवाई को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। इसमें एक बच्ची है, नाबालिग बच्ची, जिसको 4 लोगों के द्वारा उसका जघन्य हत्याकांड किया गया, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको न्यायालय पेश किया गया आज, और उसी तारतम्य में उनका जो अवैध निर्माण है, इसको नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के द्वारा उसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक बच्ची है, नाबालिग बच्ची, जिसको 4 लोगों के द्वारा उसका जघन्य हत्याकांड किया गया, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको न्यायालय पेश किया गया आज, और उसी तारतम्य में उनका जो अवैध निर्माण है, इसको नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के द्वारा उसे तोड़ने की कार्रवाई की। वहीं कांग्रेस के विधायक महेश परमार के विधानसभा क्षेत्र तराना तहसील में आने वाले गांव दुधली और आसपास के गांव में निवास करने वाले सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी समस्या की सुनवाई कांग्रेस पार्टी में नहीं होती, इस वजह से वो सभी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी चौहान की रीति और नीति को देखकर उससे प्रभावित होकर जनता जनार्दन का समूह भारतीय जनता पार्टी में प्रतिदिन सम्मिलित हो रहा है, सदस्यता ले रहा है। आज यह दुधली गांव में भी सदस्यता ग्रहण अभियान के अंतर्गत हम यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने सैकड़ों की तादाद में परिवार सहित सदस्यता ग्रहण करी है, और उन्होंने माननीय मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर अपनी आस्था को व्यक्त करा है। उनसे प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करी है। मैं पूरे उन सभी परिवारों को, अल्पसंख्यक भाई बहन बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका स्वागत। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विषय है। आज जो कार्यक्रम हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, सबको साथ सबका विकास लेकर के जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी, इस रीति नीति को समझ करके कांग्रेसी भाई जो कांग्रेस में थे, आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन्हें भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा स्वस्थ बने रहें और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा जुड़े रहें, ताकि उनका विकास हो सके। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। एक तरफ मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी
बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। राहुल बाबा विदेश में देश की राजनीति की बात नहीं करते। अगर आपको नहीं पता तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पूछ लीजिए। राहुल बाबा यहाँ नहीं बोलते, विदेश में बोलते हैं, क्योंकि उनको यहाँ सुनने वाले कम हो गए हैं। मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है। क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी बातें करी है, इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए। आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। मोदी जी जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, ये मोदी मोदी के नारे युवाओं नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है। ये मोदी मोदी के नारे मेरी नांदेड़ और महाराष्ट्र की जनता का सम्मान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। एक और, मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है, और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। अरे राहुल बाबा, विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। ये सालों से परिपाटी है। आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जल जीवन मिशन के मुद्दे पर राजस्थान सरकार को जमकर घेरा है। जल जीवन मिशन में राजस्थान सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान में काम कमजोर गति से हो रहा है। पिछले 4 साल में जल जीवन मिशन के तहत यहाँ हजारों करोड़ों रुपए भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर सभी लोगों के पास पानी नहीं पहुंचा है। केंद्र में हम जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उतना ही यहाँ कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के मामले नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सरकारों ने मदद की, वहां और तेज गति से काम हुआ। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि काम कमजोर गति से हुआ। पिछले 4 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में यहाँ आए, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से यहाँ पे लोगों के घर तक जल जीवन मिशन के तहत पानी नहीं पहुंच पाए। केंद्र में हम जितना भ्रष्टाचार पे वार कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने जब राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे तो अलवर जैसे जिले में भी भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जिस प्रकार से अपराध अलवर में फैल रहा है, अपनी चरम सीमा पे है। जिस प्रकार से गौ की तस्करी अलवर में चल रही है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के ऊपर पर्याप्त काम नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से धार्मिक भावनाओं पे आहत पहुंचाई जा रही है, मैं समझता हूं राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है इस बात से कि केंद्र के करे हुए कामों का पूरा लाभ राजस्थान तक पहुंच नहीं पा रहे। सरकारों ने मदद की, वहां और तेज गति से। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान सीएम खट्टर ने किसानों के मुद्दे पर हो रही राजनीति को पर कटाक्ष भी किया। वहीं जेजेपी के शाहबाद से विधायक और शुगर फेड चेयरमैन रामकरण काला पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर हो रही राजनीति में हमारे भी एक सज्जन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक
उनका इस्तीफा हमें नहीं मिला है, हम खोज रहे हैं। वहीं सीएम खट्टर ने कहा कि रामकरण काला ने इस्तीफे की घोषणा से पहले उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने एमएसपी के लिए कहा था, तो हमारी तरफ से कहा गया था कि ऐसा संभव नहीं है। अब एक सज्जन तो हमारे, अब राजनीति कहूंगा, अपने इस्तीफे का भी बयान कर गए। मैं सोच रहा था कि भी वो कोई इस्तीफा उनका, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ शुगर केन जो बोर्ड है, उस नाते से इस्तीफा मेरे पास आना चाहिए या सरकार में किसी को मिलना चाहिए। वो हम ढूंढ ही रहे हैं, कहीं इस्तीफा हमें मिला नहीं है, कहाँ है। देखिए आएगा तो उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे ना। अब तक इस्तीफा आया नहीं सर? ना किसी के पास, हमारे पास सरकार में किसी के मंत्री में किसी नहीं, वो तो देखिए सामने वाला क्या सोच के ये कह रहा है, ये उसकी अपनी बात है। इस्तीफा आएगा तो बात करेंगे, हमारे पास कोई इस्तीफा आया नहीं है। अब यही मैं आप वहीं इस साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक एशियन गेम होने वाले हैं, लेकिन उनके पहले विवाद मचा हुआ है। पहलवान साक्षी मलिक ने आज ऐलान किया कि अगर ये मुद्दा नहीं सुलझाया गया तो वो एशियाई गेम में हिस्सा नहीं लेंगे। सांसद बृजभूषण को लेकर कई दिनों तक पहलवान जंतर मंतर पर अनशन करते रहे। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। पहलवानों की मांग है कि जब तक सांसद पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। पहलवान साक्षी मलिक ने आज साफ कर दिया कि जब तक ये विवाद पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाएगा वो खेल में हिस्सा नहीं लेंगी। मैंने अभी बोला है, हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है, हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।